हेलो विद्यार्थियों। तो वेलकम बैक टू हॉरिजॉन फिजिक्स क्लासेस। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि इस ऑनलाइन के सेशन में आखिरकार क्या होने वाला है ना। तो अभी से लेकर के बोर्ड एग्ज़ाम तक के एक प्लान किया गया है ना, जिसमें क्या किया जाएगा। तो जो ट्वेल्थ का बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, जो फरवरी से स्टार्ट है, 1 फरवरी से स्टार्ट है, उसको देखते हुए है ना सारे चैप्टर्स को कवर किया जाएगा। तो जितना भी वीडियोस जाएगा, अपलोड होगा या तो लाइव जाएंगे, है ना, उनको ध्यान से देखते रहेंगे। तो आखिरकार सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसा प्लान है इनका, है ना, इसमें प्लान कैसा है। तो इसमें प्लान ये है कि जितना भी चैप्टर इसमें ट्वेल्थ में पढ़ना है, उसको सबसे पहले हम लोग शॉर्ट नोट्स के जरिए या तो फॉर्मूला शीट के जरिए हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, तो जितना भी एमसीक्यू पूछा गया है ना, उसको हम लोग कवर करना चाहेंगे। जो जो कुछ बोर्ड में पूछा गया उसके बात कर रहे हैं हम ना, यहाँ पे जेई और नीट यहाँ पे चलने वाला नहीं है ना। तो ये जो अभी जो कुछ दिन चलेगा क्लास, वो ओनली फॉर बोर्ड चलेगा। तो देखते रहें ध्यान से, है ना। और इसमें जो फॉर्मूला सीट दिया जाएगा, उनको आप एक सेपरेट कॉपी में नोट करते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, अगर मेरे पास क्लास आते हैं, है ना, हॉरिजॉन फिजिक्स क्लासेस बाईपास पे, गया बाईपास पे, तो वहाँ पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन का सीट दिया जाएगा, और वही क्वेश्चन होंगे जो यहाँ पे ऑनलाइन में किया जाएगा। ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस होगा पूरा का पूरा, जो बोर्ड के व्यू से ही सिलेक्शन किया गया है उनका। तो देखें, हर एक क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा एक वैलिड रीजन के साथ में, रटना यहाँ पे नहीं है। तो चलिए, तो आज के इस सुंदर पल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वह स्टार्ट करते हैं, ट्वेल्थ का पहला चैप्टर। नज़रें बनाए रखें, है ना, वीडियो को लास्ट तक एकदम जरूर देखें। चलिए थोड़ा स्टार्ट हो जाए। चलिए ठीक है, आ गया कर्सर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो इसमें है ना, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आखिरकार पढ़ना क्या है ना। किसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इस चैप्टर के अंदर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताता क्या है कि हम लोग स्टैटिक पॉइंट चार्ज के साथ में डील करने वाले हैं। मतलब वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। समझ में है ना। तो जितना भी सारा कुछ करेंगे, है ना, काम करेंगे, हम लोग स्टैटिक पॉइंट चार्ज के ऊपर ही करेंगे। वैसे चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट में रहेंगे, चलेंगे नहीं, क्या रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। ठीक है। चलिए, इसका सबसे पहला फॉर्मूला है क्यू बराबर एन ई। इसका सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे फॉर्मूला है क्यू बराबर क्या है, एन ई है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, है ना, आपको जानना होगा कि आखिरकार चार्ज जो होता है वो क्या होता है। तो बोला जाता है क्या कि जो चार्ज है ना, वो एक मैटर का, है ना, प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से वह इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करता है, वो शो करता है ना, वो दिखाता है। समझे ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो चार्ज कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखा गया था, तो एक यहाँ पे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, जो मिल्कन्स महोदय के द्वारा किया गया था, है ना। उसमें पाया गया क्या कि जितने भी चार्ज पार्टिकल थे वहाँ पे, ऑयल ड्रॉपलेट्स थे, है ना, उन पे चार्ज पार्टिकल जो था वो n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, चार्ज ही निकल के आ रहा था। मतलब कि जितना भी चार्ज निकल के आ रहा था वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का इंटीग्रल मल्टीपल था। वो क्या था, इंटीग्रल मल्टीपल था। समझे ना। तो यहाँ से बताया गया वहाँ पे क्या कि उस एक्सपेरिमेंट से सबसे जो मिनिमम पॉसिबल जो चार्ज था वो कितना पाया गया, तो पाया गया E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो इस स्मॉलेस्ट चार्ज को जो उस एक्सपेरिमेंट में पाया गया, इसको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं। समझे ना। अब जरा सा हम बात आते हैं, तो यहाँ पे एक थ्योरी लाया गया उस एक्सपेरिमेंट से, क्या री, देखिए जरा सा क्या हुआ। इधर में पाया कि उस पार्टिकल पे जो कुछ भी चार्ज होगा दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू दिस मच। ओके। तो उधर से मिला क्या कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा,
है ना, वो होगा क्या, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज का, जो इतना निकल के आया है। समझ में आया ना, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज का, है ना। यहाँ पे बात आता है कि एन जो है वो आखिरकार है क्या, एन जो है वो आखिरकार है क्या, तो एन जो है बाबू यहाँ पे इंटीजर है, 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है ना, इस तरह से वो चलते जाएगा, ठीक है। ई के बारे में तो सब कुछ पता है आपको। अच्छा, बहुत जगह पे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वो क्या है, तो जनरली बताया जाता है मिल्टन एक्सपेरिमेंट से ही कि आपका इतना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, या तो प्लस में या तो माइनस में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आता है क्या कि आखिरकार जो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है ना, चार्ज है वो किसी बॉडी पे या तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे किधर से डेवलप हो जाता है, किसी भी पार्टिकल पे चार्ज जो है वो, है ना। तो हम लोग जानेंगे क्या कि जो चार्ज है ना, वो देखिए देखेंगे है ना किधर से डेवलप हो रहा है। तो देखिए इधर में कोई भी बॉडी जो है ना, अगर न्यूट्रल वो बॉडी है तो उसमें होता क्या है कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना उतना उसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना। तो हम लोग अब देखेंगे कि चार्ज यहाँ पे डेवलप कैसे हो जाता है किसी बॉडी पे। तो जानिए क्या कि अगर किसी कारणवश किसी एक बॉडी में से क्या, किसी एक बॉडी में से कुछ चार्ज ट्रांसफर हो गया, या तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ने जो है वो ना वो कूद करके जंप करके चला गया दूसरे में, है ना, दूसरे बॉडी में चला गया, फ्रॉम ए टू बी चला गया, ठीक है। तो होगा क्या इसमें कि बॉडी ए में जो है ना वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है प्रोटॉनों की संख्या से कम जाएगी, और कम जाएगी तो होगा क्या, इस बॉडी ए में पॉजिटिव पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, है ना, एज कम्पेयर विद द नेगेटिव पार्टिकल्स। और इस केस में क्या हो जाएगा, बॉडी बी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, एज कम्पेयर विद द पॉजिटिव पार्टिकल। तो इस वाले पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, है ना, और इस वाले पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकला है, या तो जो क्या उसको बोल सकते हैं, समरी जो निकला वो क्या निकला कि किसी भी बॉडी पे चार्ज डेवलप हो जाता है किसके कारण है पता, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होने के कारण या तो फिर डिफिशियंसी होने के कारण, एज कम्पेयर विद द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बात समझ में आ गया, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई या तो फिर घट गई किससे, प्रोटॉनों की संख्या से, तो उस समय क्या होता है, उसमें चार्ज डेवलप हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे फॉर्मूला की तरफ, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला जो है यहाँ पे क्या है, क्यू बराबर आई टी है। क्यू जहाँ पे क्या है, चार्ज है, आई जो है वो करंट है, और टी क्या है, तो समय है। इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे 10th क्लास में, तो आई जो होता था इलेक्ट्रिक करंट जो होता, तो क्यू डिवाइडेड बाई क्या होता था, टी होता था। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो दो तरह का होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या होता है, दो तरह का। एक वो करंट होता है जो टाइम टू टाइम चेंज करेगा, दूसरा वो होता है जो टाइम के साथ में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो टाइम के साथ में चेंज करता है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट, एंड जो कांस्टेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड, बोल सकते हैं उसको कांस्टेंट करंट या तो फिर एवरेज करंट बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो निकल के आएगा आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, ये जो होगा वो पूरे उस समय अंतराल में, इस टाइम टी इंटरवल में, ये एवरेज करंट है। ये कौन सा करंट है, एवरेज करंट। एक फॉर्मूला आप लोग और पढ़े होंगे, नाम क्या है उस फॉर्मूले का, तो आई इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई क्या, ए डी टी। ये बताता है इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में, बताता है कि आखिरकार एक पार्टिकुलर टाइम पर कितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, टाइम टू टाइम में भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं यहाँ पे चलिए, तो ये हो गया आपका क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जितना भी यूनिट वगैरह है, यूनिट वगैरह सारा कुछ एमसीक्यू में मिल जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन ना ले, ऐसे हम बोलते जाएंगे, बस नोट करते जाइएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो चार्ज का एसआई यूनिट हो जाएगा, चार्ज का जो एसआई यूनिट हो जाएगा, है ना, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आई का एम्पियर और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, है ना। तो एम्पियर इंटू सेकंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कूलॉम बोलेंगे। तो एक कूलॉम इज इक्वल टू आ जाएगा 1 एम्पियर इंटू क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो ये जो है आपका, ये जो 1 कूलॉम है ना, ये जो 1 कूलॉम है ये आपका क्या है, तो ये है आपका चार्ज का एसआई यूनिट है। चलिए अब अगले फॉर्मूला की तरफ चलते हैं हम लोग, है ना, फॉर्मूला नंबर 3। इस फॉर्मूला नंबर 3 में क्या बोल रहा है,
ये जो फॉर्मूला नंबर 3 है ना, इसमें देखिए बता रहा है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो एक इधर में पढ़ने को मिलता है जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है, ज़रा सा देखिएगा इधर, कि मान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ये मान लीजिए स्टैटिक चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज एक दूसरा पार्टिकल यहाँ पे बॉडी है, इस पे चार्ज क्या है, ये Q2 है। दोनों स्टैटिक पॉइंट चार्जेज है। इनके बीच में मान लीजिए डिस्टेंस जो है वो कितना है, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, तो R दिया गया है। तो बोलता है क्या है कि इनकी चार्ज की वजह से लगने वाले जो फोर्स होते हैं, वो जो फोर्स है वो बोलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 होता है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, क्या होता है, वो देम होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसका। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को है ना, इन दोनों रिलेशन को यहाँ पे कंबाइन किया जाएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो यहाँ से नीचे से मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे मिलेगा F इज इक्वल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये R स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो F इज इक्वल टू आ जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या, R स्क्वायर। याद रखें ये K को फाइनल जाकर के पुट कर लिए, जो K है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहलाता है, जो बाद में इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा जाता है। यहाँ पे एप्सिलॉन R भी ले सकते हैं आप, है ना। जब मीडियम यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो एप्सिलॉन R आप यहाँ पे हटा देंगे, क्योंकि उसका वैल्यू जब मीडियम नहीं रहता, वैक्यूम रहता है, तो उसका वैल्यू कितना जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यही वो फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला है आपका, देखिए वही वो फॉर्मूला है जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या होता है, ये फोर्स देता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक कुछ क्वांटिटीज हैं, आए हैं निकल के, क्या है वो क्वांटिटी, देखिए इधर में अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वांटिटीज है, ये आपको क्लास में बताया गया होगा या तो जानते होंगे, है ना। देखिए बहुत मेहनत लगता है, थोड़ा इरेज कर रहे हैं इनको, जरा देखेंगे यहाँ पे। देखिए एक रिलेशन दिया गया है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, थोड़ा सा याद करके रखेंगे। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू क्या है, एप्सिलॉन R है। एप्सिलॉन को बोला जाता है ए परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ए है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम है, और ए है आपका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। ठीक है, याद रहे थोड़ा। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अगले, है ना, फॉर्मूला नंबर 4 की तरफ। तो फॉर्मूला नंबर जो 4 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर आप पढ़े होंगे डिफिनेशन, तो इसमें बताया गया होगा कि ये जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो बोला गया था क्या कि किसी एक्सटर्नल फील्ड में, है ना, किसी एक्सटर्नल फील्ड में किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है ना, उस फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो E बराबर आ गया क्या, F डिवाइडेड बाई Q। अगर यहाँ पे यूनिट निकालना चाहेंगे E का, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा क्या, F का क्या हो जाएगा, ऊपर में न्यूटन हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो कूलम हो जाएगा। तो न्यूटन पर कूलम किसका यूनिट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, है ना, उसी से रिलेटेड और फॉर्मूला है 5 नंबर में। 5 नंबर देखिए जरा सा, देखिए यहाँ पे। तो इस वाले फॉर्मूला में बताया गया क्या कि E बराबर जो होता है वो KQ/R स्क्वायर होता है। ये पता है क्या है, ये जो है एक पॉइंट चार्ज की वजह से, मान लीजिए इस पे चार्ज कितना है, Q है, यहाँ से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आएगा, है ना, उस चीज़ के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आ जाएगा इस पॉइंट पर डिस्टेंस पे, तो KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, है ना, K का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। चलिए अगला जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही है, तो 2K लैम्डा डिवाइडेड बाई D होता है ना। ये जो फॉर्मूला है जानते हैं किसके लिए, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। मतलब चार्ज है वो वायर, ऐसा वायर है एकदम प्लस इन्फिनिटी तक गया है ऊपर से ऐसे करके, अब ये कहाँ तक नीचे में गया है, ये तो माइनस इन्फिनिटी तक गया है। यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये D डिस्टेंस है,
ठीक है। इस पॉइंट पे क्या किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा रहा है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे, है ना। अच्छा, इस पे जो लैम्डा है वो क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया गया है। अच्छा, इसमें देखिएगा तो ई जो ई निकल के जो आया था वो क्या आया था, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई क्या आया था, डी आया था। बस फॉर्मूला को याद रखें, ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत ना है ना। वही चीज़ जो ये है 7 नंबर का जो फॉर्मूला है वो आपका है नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। और ये जो फॉर्मूला है वो है कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट की वजह से, है ना, सिग्मा डिवाइडेड बाई क्या है, एप्सिलॉन जीरो है। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें यूज हो रही है ना, उनको हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। जैसे में यहाँ पे लैम्डा यूज हुआ, सिग्मा यूज हुआ, है ना। एक और चीज़ होता है रो होता है, ठीक है। तो इसमें बड़ा ध्यान से देखेंगे। तो इसमें होता क्या है कि एक टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम क्या है, चार्ज डेंसिटी नाम है उसका। क्या नाम है, तो उसका नाम है यहाँ पे चार्ज डेंसिटी। क्या नाम है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। चार्ज डेंसिटी उसका नाम है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, है ना, चार्ज डेंसिटी। अब इस चार्ज डेंसिटी जो है आखिरकार है क्या, तो इसमें पहला आता है क्या, लैम्डा। तो लैम्डा जो होता है वो किसी लाइन चार्ज पे उसका चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ के रेशियो को चार्ज लैम्डा कहा जाता है। लैम्डा को बोला जाता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर में कूलम और नीचे में क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो लैम्डा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ को ही बोला जाता है, वही बोला जाता है ना, लैम्डा कहा जाता है। दूसरा में क्या है आपका, सिग्मा है। दूसरा में क्या है, सिग्मा। तो सिग्मा जो है यहाँ पे हो जाएगा क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया को बोला जाता है क्या, सॉरी नॉट ए स्क्वायर, दिस शुड बी व्हाट, दिस शुड बी ए। चार्ज पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो सिग्मा कहते हैं। एक तीसरा यहाँ पे है रो। क्या है, रो। रो जो होता है वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। रो जो होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो इस वाले का यूनिट हो जाएगा क्या, कूलम पर मीटर की हो जाएगा। और इस वाले का यूनिट हो जाएगा क्या, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया से मज़ा आ रहा है एकदम, सही, सब खतरनाक। अच्छा, ये जो है आपका, ये जो पार्ट दिखाया गया है ये थोड़ा सा ध्यान से जानिएगा। तीन ही तो है, एक कौन है, एक लैम्डा है ना, एक लैम्डा है, एक सिग्मा है, और एक क्या है, रो है। लैम्डा का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर हो जाएगा। सिग्मा का क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, तो फॉर्मूला नंबर 9 की तरफ चलते हैं, है ना। कहाँ पे, फॉर्मूला नंबर 9 की तरफ ज़रा देखें यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 9। तो ये फॉर्मूला जो है 9 नंबर फॉर्मूला में क्या है, जरा सा देखें ध्यान से। ये दिया है फॉर्मूला किसके लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। किसके लिए, वो पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यू इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या है, आर है। पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब क्या है, जरा सा देखिएगा। हम थोड़ा सा इसको समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है इसमें, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी में, हाँ इसमें देखिएगा कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल जो है वो पहले से रखा हुआ है। कहाँ पे, एक यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल पहले से रखा हुआ है, जिस पे चार्ज कितना है, मान लीजिए Q1 है ना। अब एक चार्ज जो है वो Q2 को, किसको, Q2 को बहुत दूर, कहाँ से, इन्फिनिटी से ये ना इसके पास में लाया जा रहा है। मान लीजिए दोनों चार्ज क्या है, ए भी प्लस है और ए भी क्या है, प्लस है। समझ में आया। तो इस चार्ज को जब इसके पास लाएंगे तो कुछ दूर जाने के बाद में क्या होगा, तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर द सिमिलर चार्ज, है ना, बोथ हैव द सेम नेचर, प्लस प्लस दोनों है। तो यहाँ से रिपल्सन इनका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इस चार्ज को कोई जो एक्सटर्नल एजेंट है ना, जो बाहर से पकड़ करके ज़बरदस्ती ला रहा है, वो एकदम जोर ज़बरदस्ती से इसको काम करना पड़ेगा, इधर में लाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इस आदमी के द्वारा कुछ ना कुछ जो है वर्क है वो इस पर वेस्ट किया जाएगा, इस Q2 चार्ज को इसके पास में लाने में, इधर में लाने में, ठीक है। तो इसके द्वारा जो वर्क डन, जो इसके द्वारा जो वेस्ट किया गया, एनर्जी जो वेस्ट किया गया है, इसमें जाके स्टोर हो जाता है इस वाले सिस्टम में, समझे ना। इस वाले सिस्टम में क्या हो जाता है, जाके स्टोर हो जाता है। और वो एनर्जी रिलीज होगा कब, जब ये चार्ज पार्टिकल फिर से वहीं पे चला जाएगा, तब ये एनर्जी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो यही जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ना, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो एनर्जी आपका जो स्टोर है, दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या है, वो आर है।
बात समझ में आया? यहाँ पे चार्ज को साइन के साथ में रखें, है ना, नहीं तो गलती हो जाएगा फिर। तो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, सॉरी डिफिनेशन क्या हो गया? सो इट इज़ द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, है ना, वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ, है ना, पर्टिकुलर पॉइंट इन द, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। सो ये जो है वो क्या है, क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। इसका फॉर्मूला हम बता दिए हैं, है ना। तो चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा बढ़िया से, एकदम मस्त एकदम। चलिए हम लोग अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 10 नंबर में बोल रहा है क्या? 10 नंबर में यहाँ पे बोल रहा है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल भी जो एकदम थोड़ा सा उसी के जैसा है, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही इसका नाम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ना, कि उस एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, है ना, जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लस 1 कूलम को, है ना, कहाँ से, इन्फिनिटी से जब उसी सेम जगह पे लाया जाएगा, तो जितना काम किया जाएगा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इसका मेन डेफिनेशन हो जाएगा द वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर वही चार्ज पार्टिकल। तो ये चीज़ जो है आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ऊपर में W क्या है? वर्क डन है। Q क्या है? चार्ज है। जूल पर कूलम को भी वोल्ट कहते हैं। अच्छा, ये जो V बराबर KQ/R है, ये चीज़ क्या है मालूम है? तो ये है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, जिस पर चार्ज कितना है? Q है। यहाँ से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P होगा, और इस P पॉइंट पे जो पोटेंशियल V होगा, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? KQ डिवाइडेड बाई क्या होगा? वो R होगा। ठीक है, तो V बराबर KQ/, जो R है वो दिया हुआ है आपका क्या? तो वो दिया है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है उस P पॉइंट पर, उस चार्ज पार्टिकल से R डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे, है ना। चलिए, अब हम लोग चलते हैं किधर में? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में चलते हैं। तो इसका रिलेशन होता है, इसमें जो होता है वो E इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस dB डिवाइडेड बाई क्या होता है? dr होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? घटता है। जैसे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो किधर है? इस साइड में, राइट साइड में है ना, इस साइड में है, दिया हुआ है। अब देख लीजिएगा, शायद वीडियो उल्टा रिकॉर्डिंग हो रहा होगा, मिरर इमेज तो मे भी उल्टा हो सकता है, दाएं का बाएं दिख सकता है। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू क्या होता है? घटता है। कहने का मतलब जो पॉइंट ए का पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा, और बी का क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है VA विल बी ग्रेटर देन VB। सो VA माइनस VB जो होगा, बड़का माइनस छोटका करेंगे तो जाहिर सी बात है प्लस वैल्यू निकलेगा, एंड दिस विल बी E इंटू डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखिएगा कि दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू उनके बीच के डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। ये भी उल्टा किया गया तो माइनस आना जाएगा। चलिए ठीक है, आगे में चलें। तो ये आपका हो गया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्या, देखिए यहाँ पे एक नोट पॉइंट में लिखा हुआ बात, इस बात को बड़ा गौर से देखिएगा। ये क्या है बात लिखा हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई क्या होता है? डिस्टेंस हो जाता है, याद रखिएगा। तो E इज इक्वल टू डायरेक्ट अब बोल सकते हैं क्या, है ना, V डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? तो R हो जाएगा। मत बस एकदम सिंपल फॉर्मूला है ना, बस यूनिट वगैरह निकालने के लिए। बाकी जो मेन फॉर्मूला है इसका किधर में है? ये देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अगर उल्टा बात बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किया जाएगा तो क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं किधर में? तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं? तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल, ध्यान दीजिएगा। इससे बोर्ड में कम से कम तो 7 से 8 नंबर में आने वाला है। 5 नंबर एकदम कन्फर्म रहिए, 5 नंबर का आ रहा है ना, चाहे इलेक्ट्रिक डायपोल का हो या तो फिर मैग्नेटिक डायपोल का हो। 5 नंबर का एक प्रूफ आएगा, है ना, 2 नंबर का आएगा ही, और उसके बाद में फिर 1-2 नंबर का MCQ रहेगा। मतलब है 5 से मतलब कि 7-8 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा।
तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो आखिरकार है क्या। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो आखिरकार जो है वो है क्या। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ना छोटो, वो दो चार्ज पार्टिकल का, जरा सा देखिएगा यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पे जो है वो दो चार्ज पार्टिकल जो इंडिकेट किया गया, इसमें एक प्लस चार्ज पार्टिकल है, क्या है तो यहाँ पे माइनस चार्ज पार्टिकल है। तो बोलता है क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिफिनेशन कि इट इज द सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल, है ना, ये दो चार्ज पार्टिकल का एक सिस्टम है ना, जिसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड इनके बराबर होते हैं और साइन क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। और भी बात बोला गया है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो कहने का मतलब कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन वाले चार्ज पार्टिकल को बहुत कम डिस्टेंस पे रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, बहुत कम डिस्टेंस पे रख दिया जाए, तो जो सिस्टम तैयार होता है उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज और डाइपोल मतलब समझ रहे हैं ना, डाई मतलब दो, बस समझ रहे हैं, मतलब दो चार्ज पार्टिकल का ये क्या है, ये सिस्टम है जिसमें एक प्लस एक माइनस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। चलिए, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, ढेर सारा चीज़ इसमें मिलेगा आपको। चलिए बनाए रखें नजरें इधर, इसमें देखिए यहाँ पे इनका पॉइंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का अलग अलग पॉइंट है। तो इसमें सबसे पहला दिया गया है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया गया है, क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो याद कीजिएगा इसको कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है ये प्रोडक्ट होता है किसका, तो उसमें से एक चार्ज का, मतलब दोनों में से कोई एक चार्ज ले लीजिए, चार्ज का एंड उनके बीच के डिस्टेंस का, मतलब कि उस चार्ज, उन दोनों में से चार्ज पार्टिकल के एक मैग्नीट्यूड को क्यू इंटू उनको बीच के डिस्टेंस के, है ना, डी, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो क्वांटिटी निकल के आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे। याद रखिएगा फिजिक्स में मोमेंट का मतलब होता है किसी क्वांटिटी में डिस्टेंस से गुना कर देना, है ना। तो यहाँ पे डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहने का मतलब चार्ज के बारे में बोल रहा है, तो चार्ज में हमने डिस्टेंस से गुना कर दिया तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकल चुका है। इसका डायरेक्शन याद रखिएगा, एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू क्या लिखा जाएगा, ये D वेक्टर लिखा जाएगा, जहाँ पे D क्या है तो डिस्टेंस वेक्टर है वहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। किधर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये क्या है माइनस क्यू चार्ज है, ये क्या है तो प्लस क्यू चार्ज है ना, इस पे माइनस क्यू चार्ज था, इस पे क्या था प्लस क्यू चार्ज था। तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, याद रखिएगा। अच्छा, बहुत लोग जानते क्या हैं, सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों सेम ही है। नहीं रे बाबू, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो एक सिस्टम है दो चार्ज पार्टिकल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो एक फिजिकल क्वांटिटी है एंड दैट इज इक्वल टू Q इंटू डी। ओके, तो थोड़ा सा कंफर्म रहें। चलिए, अब हम लोग इसमें बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, जो देखिए ये जो टेबल दिया हुआ है ना, ये टेबल जो है इसी टेबल में से वो 5 नंबर का प्रूफ आने वाला है, समझे ना। बस एक प्रूफ को जानिए, बाकी प्रूफ आसान है, सब एक दूसरे का जैसा है, फटाफट हो जाएगा। इसका एक वीडियो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मेरे चैनल पे ही देखिएगा, उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है, जितना भी पॉसिबिलिटी है 5 नंबर क्वेश्चन पूछने का, 2 नंबर पूछने का, सारा कुछ बताया गया उसमें, है ना। इसमें जितना भी फॉर्मूला है, ई बराबर इतना, ई बराबर इतना, है ना, वो सारा कुछ इसमें प्रूफ किया गया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसमें जानेंगे हम लोग, है ना, इस डाइपोल के बारे में हम थोड़ा और जानेंगे। क्या जानेंगे ज़रा देखिएगा। चलिए, जैसे मान लीजिए कि ए जो है वो क्या है, ए जो है, लिखा ना यार, ए माइनस क्यू चार्ज है और ये क्या है तो प्लस क्यू चार्ज है। ए क्या है माइनस क्यू चार्ज है और ए क्या है तो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इन दोनों को मिलाने के बाद में एक आपका बन जाता है क्या तो एक्सिस बन जाता है ना। और इस लाइन को ही हम लोग कहते हैं क्या तो एक्सिस ऑफ द डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको तो एक्सिस ऑफ द डाइपोल कहते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसा जो
ये वाला लाइन जो दोनों चार्ज से पास होकर के गया उसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ द डायपोल कहेंगे। और एक लाइन जो है, एक एक्सिस जो है यहाँ से ऐसे पास करेगा, उस डायपोल के एक्सिस से परपेंडिकुलर पास करेगा, ठीक है। और इस वाले परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग कहेंगे, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस परपेंडिकुलर लाइन को बोला जाएगा इक्विटोरियल लाइन कहा जाता है, या तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाता है इसका, ठीक है। चलिए, तो इसमें आइए जरा से देखिए यहाँ पे क्या बोला गया। तो इसमें जो है ना वो है क्या, सबसे पहला है लोकेशन। इसमें देखिए, इसमें 3 लोकेशन पॉसिबल है। स्टेट बनाइएगा थोड़ा, इधर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये क्या है तो प्लस क्यू चार्ज है। इनके बीच में है डिस्टेंस कुछ लिया गया है। अब देखिए, एक जो था है ना, एक जो लाइन है वो कहाँ पे है आपका, एक ऐसा है, अरे यार, हाँ ऐसा लाइन है ना। यहाँ पे एंगल कितना बनेगा तो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जा रहा है एक्सिस ऑफ द डायपोल, एंड दिस वर्टिकल जो परपेंडिकुलर है ये वाला, अब ये दोनों बराबर होना चाहिए, मिड पॉइंट से पास करना चाहिए, तो इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या तो इक्वेटोरियल लाइन कहा जाता है। तो इसमें 3 पोजीशन अवेलेबल हैं, है ना। पहला जो पोजीशन है देखिए, ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल बोला है, मतलब कि इसके एक्सिस पे कहीं पे भी, है ना, इस मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे अगर निकालना रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा, तो ये जो हो जाएगा एक्सिस पे, इसके एक्सिस पे कितना हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यू। के तो समझ में आता है ना, के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, के इज इक्वल टू, है ना, के इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, है ना। एंड दिस इज इक्वल टू, अगर एप्सिलॉन आर का वैल्यू यहाँ पे 1 ले लिया जाए तो इसका वैल्यू निकल के आ जाता है कितना, तो 9 गुना 10 का पावर कितना जाता है, तो 9 आ जाता है। चलिए, ये चीज़ ठीक है। अब जरा सा हम बात करेंगे क्या कि यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक्सिस पे इतना गया, वहीं पे इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पी क्या है, तो पी जो है वो डायपोल मोमेंट है, जो क्यू इंटू उनके बीच के डिस्टेंस के बराबर निकल के आता है ना। पी इज इक्वल टू कितना, तो क्यू इंटू उनके बीच के डिस्टेंस के बराबर निकल के आता है। चलिए, तो ये जो है वो हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं तो इस पे ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इक्विटोरियल लाइन कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ही क्या कहते हैं हम लोग, तो इक्विटोरियल लाइन कहा जाता है। अब इक्विटोरियल लाइन पर यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे जो आपका ये होगा, क्या होगा, इस वाले पॉइंट पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वाले पॉइंट पे, ये कितना निकल के आता है यहाँ से पॉइंट पे, तो E इज इक्वल टू हो जाता है, ये E इज इक्वल टू हो जाता है के पी डिवाइडेड बाई कितना, तो आर क्यू। के पी डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, आर क्यू हो जाता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए ना। और यही अगर इस पे पोटेंशियल चेक किया जाए, इस वाले लाइन पे पोटेंशियल चेक किया जाए इक्विटोरियल लाइन पर, तो इस पे पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। जितना नेगेटिव में पोटेंशियल इसके द्वारा डेवलप होगा, उतना ही पॉजिटिव में पोटेंशियल इसके द्वारा होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इक्विटोरियल लाइन पे या तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल कितना होता है, तो जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इक्विटोरियल लाइन पे, तो ई बराबर के पी डिवाइडेड बाई आर क्यू होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कहाँ पर, तो जनरल पॉइंट का बात कर रहे हैं। किसका बात करते हैं, तो जनरल पॉइंट का बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरल पॉइंट मतलब कहीं पे भी जनरल पॉइंट का बात कर रहे हैं। तो जनरल पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के पी डिवाइडेड बाई, है ना, के पी डिवाइडेड बाई क्या होता है, के पी डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू रूट ओवर 1+3 cos स्क्वायर थीटा, है ना। पोटेंशियल का जो वैल्यू है, पोटेंशियल का जो वैल्यू है ना, जनरल पॉइंट वो कितना हो जाएगा, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला जाएगा क्या कि जो थीटा है वो है क्या आखिरकार, तो देखिएगा थोड़ा सा इधर में। तो जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज आपका इधर में है माइनस क्यू,
एक आपका इधर में क्या ए है प्लस क्यू और ए क्या है तो माइनस क्यू है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो है सबसे पहले इनको मिलाइए आप, ना मिला दीजिए यहाँ पे। उसके बाद में ऐसा एक जनरल पॉइंट इधर से दिया जाएगा, ऐसा एक जनरल पॉइंट होगा, ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, है ना। इस जनरल पॉइंट पी पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट एम है, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ये आपका याद रखिएगा, ये मिडिल पॉइंट है, मतलब ए वाला लाइन का लेंथ ए वाला लाइन का लेंथ के बराबर है, और यहाँ से कितना डिस्टेंस पे देखा जा रहा है, तो आर डिस्टेंस पे देखा जा रहा है। तो इस पॉइंट पे, इस एम पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, तो के पी डिवाइडेड बाई आर के इंटू 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा अभी पीछे में बताया गया होगा कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो माइनस से प्लस की तरफ। अब ए जो है वो क्या है आपका, तो आर वेक्टर इसको आप बोल सकते हैं। तो थीटा जो एक्चुअली में है क्या, कि आर वेक्टर जो डायपोल मोमेंट के साथ में कितना एंगल बना रहा है वही जो आपका क्या है, तो थीटा है। तो डायपोल का कहानी जो यहीं पे ख़त्म हो जाता है ना। हम लोग बाकी काम करेंगे कहाँ पे, तो एमसीक्यू का क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। अच्छा सॉरी, अभी कुछ बचा है पार्ट इसमें, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल का बात उधर में ही ख़त्म हो चुका है। अब ज़रा देखिए, तो जैसे मान लीजिए कि इसमें टॉर्क के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, टॉर्क के बारे में। तो जैसे मान लीजिए कि एक डायपोल है, उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया इस तरह से, है ना, इस तरह से क्या रखा गया है ना, इस तरह से रखा गया तिरछा करके, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो देखिएगा क्या, जैसे मान लीजिए कि ए जो है वो क्या है, माइनस चार्ज है, ए वाला जो है वो क्या है, प्लस चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस पर फोर्स इधर में लग जाएगा, और इस पर फोर्स जो है इधर में लग जाएगा। इसके लगने के बाद में क्या होगा, ये जो है वो रोटेट करना चाहेगा, ठीक है। ये जो बॉडी है, बॉडी नहीं बोलिए, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलिए, इस तरह से जो है वो क्या करना चाहेगा, तो इस मिड पॉइंट के अबाउट में वो रोटेट करना चाहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई चीज़ का रोटेशन जब होता है तो उसमें टॉर्क जनरेट होता है ना। तो ये जो टॉर्क है ना, ये जो टॉर्क है वो क्या है, यहाँ से निकल के आता है टी वेक्टर इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, जहाँ पे पी क्या है, डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, और ई जो है वो क्या है आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं नेट फोर्स ऑन डायपोल। तो डायपोल पर नेट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि, है ना, क्योंकि देखिए इधर हम बताते हैं, जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में था, ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ये क्या है आपका प्लस क्यू चार्ज है ना, ये डायपोल बन गया। तो इस वाले पे फोर्स जो लगता है वो क्या लगता है, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, और इस वाले पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ही दिशा में लगेगा, ठीक है। तो इस वाले सिस्टम पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इसे ही कट जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री पे लग रहा है तो खत्म हो जाएगा। तो नेट फोर्स ऑन द डायपोल 0 होता है, और टॉर्क कितना होता है, पी क्रॉस ई होता है। अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल बाई एन एंगल थीटा। बोल रहा है क्या कि एक डायपोल को थीटा एंगल रोटेट करने पे कितना वर्क डन होगा, तो दैट इज इक्वल टू है पी ई इंटू 1 - cos थीटा। याद रखिएगा, नीट में पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। एमसीक्यू में पूछा जाता है एकदम भर के बोर्ड में। एक है आपका पोटेंशियल एनर्जी उसी डायपोल में, तो यू बराबर हो जाता है आपका क्या, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर है उसमें माइनस पी डॉट ई हो जाता है, या तो माइनस पी ई cos थीटा हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, ई क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी क्या है, तो डायपोल मोमेंट है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है, ये बताता है क्या कि एक कोई एरिया से, है ना, एक कोई एरिया से उसके सरफेस के परपेंडिकुलर, या तो एरिया के परपेंडिकुलर जो है वो कितना मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो है वो क्या कर रहा है, पास कर रहा है, कितना मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या कर रहा है, वो पास कर रहा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। यहाँ पे देखिए एकदम शानदार फॉर्मूला दिया गया है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपना मार्कर को। चलिए देखिए जरा, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है ना। चलिए यहाँ पे जो फाई है, फाई इक्वल टू दिया गया है क्या, है ना, सर्कुलेशन, है ना, ये क्या है आपका ई डॉट डी एस है, ये इसको सरफेस इंटीग्रल कहा जाता है, सर्कुलेशन, है ना, ये डी एस को क्या बोला जाता है, सरफेस इंटीग्रल।
करने का मतलब कि इस है ना इलेक्ट्रिक फील्ड को इस पूरे क्लोज सरफेस पे आपको निकालना है, मतलब पूरे होल सरफेस पे निकालना है, जितना भी सरफेस उसमें दिया हुआ है। ठीक है, इतना है कि पूरा है, कितना है ना, उस सारे पे क्या करना है आपको निकालना है। चलिए, ये आपका हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब हम लोग जानना चाहेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट वगैरह है वो क्या होगा। अच्छा, याद रखिएगा ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसका जो बेसिक फार्मूला है, सबसे सिंपल फार्मूला ये हो जाएगा, ए हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ए इंटू एस इंटू क्या, एक हो जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, ई एस इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसमें, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया वही सेम चीज़ है ना, फाइव बराबर ई एस इंटू कॉस थीटा। तो ए एरिया आपका क्या है, एरिया ऑफ द क्लोज सरफेस है, वो पूरे के लिए सर्कुलेशन करने के बाद में निकल के आया था वो। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं क्या, तो गॉस लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो गॉस लॉ क्या बोलते हैं बताइए जरा सा। जैसे मान लीजिए कि ई जो है वो काची है, एक बंद सरफेस है, अंदर में कुछ चार्ज रख दिया गया है, Q1 है, मान लो क्या है, ए Q2 है ना, ये क्या है Q3 है। तो बोलता है कि इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो बोला है कि Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। इधर में मान लीजिए बाहर में कितना एक चार्ज है, तो Q4 है। तो इससे जो निकलने वाला जो फ्लक्स है वो Q4 पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है किस पे, जो अंदर में चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। तो Q यूनिट इनसाइड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। ये बोलता है क्या, गॉस लॉ बोलता है। चलिए आगे चलिए, लास्ट टॉपिक है अभी का स्फीयर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये वाला जो चीज़ है लोग तुरंत के तुरंत भुला जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा याद करना इसमें थोड़ा सा मेहनत का काम है। थोड़ा सा देखेंगे इसको, हम लोग बहुत आसान तरीका से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड चेंज द मार्कर कलर। तो चलिए, मार्कर का कलर भी चेंज कर लिया हमने। देखिए यहाँ पे ये जो स्फीयर है, सबसे पहले इनको हम लोग कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्फीयर क्या होगा, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। उसके बाद सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। उसके बाद क्या है आपका, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। उसके बाद क्या है, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कहने का मतलब दो जो है ए और बी जो है वो क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है, और सी और डी जो है वो क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। चलिए, अब यहाँ पे हमने नाम दे दिया, ए है, ए बी है, ए सी है, और क्या है, डी है। नीचे में देखिए थोड़ा सा डायग्राम बनाया गया है। जब ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर रहेगा तो याद रखिएगा कि कंडक्टर में जितना भी उस पर चार्ज दिया जाता है ना, तो जो सारा चार्ज है वो उस कंडक्टर के आउटर सरफेस पे आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है वो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जितना भी इस पे चार्ज है सबके सब कहाँ है, तो सबके सब इसके आउटर सरफेस पे है। ठीक है, सबके सब कहाँ पे है, आउटर सरफेस पे है। ये सॉलिड वाला में भी है ना, कहाँ है, सबके सब आउटर सरफेस पे, क्योंकि ये कंडक्टर है। अब देखिए हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, अंदर में कुछ है ही नहीं, जहाँ पे मटेरियल रहेगा वहीं पे चार्ज रहेगा ना। नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है कि जहाँ पे चार्ज दिया जाएगा वहीं पे चार्ज रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में ऊपर में चार्ज दिया गया तो ऊपर में ही चार्ज है। इसमें देखिए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर में चार्ज अवेलेबल है, जहाँ पे डाला गया वहीं पे रखा गया है। मतलब बाहर में चार्ज अवेलेबल नहीं है, अंदर में चार्ज अवेलेबल है, बाहर में नहीं आता नॉन कंडक्टिंग में, है ना। मतलब जहाँ डाल दीजिए वहीं पे रह जाएगा, किस में, नॉन कंडक्टिंग में। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, जरा सा देखिएगा, ए बी सी के लिए, मतलब कि वैसा स्फीयर जिसमें चार्ज जो है वो सिर्फ आउटर सरफेस पे है, ए बी सी के लिए अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, जीरो। मतलब कि वैसे स्फीयर जिनके आउटर सरफेस पे चार्ज है तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। तो इसमें तीन तीन आ गया, कौन कौन है, एक तुम्हारा, एक आपका क्या है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, अब उसके बाद क्या है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके बाद क्या है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, वहीं पे इसका जब आउटसाइड में जाएंगे, याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ रहे, कोई भी बॉडी रहे, जब आउटसाइड में चलेंगे हम तो आउटसाइड में उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेंगे, चाहे वो स्फीयर रहे चाहे जो रहे। ठीक है, चाहे हॉलो रहे चाहे सॉलिड रहे, बाहर देखेंगे तो सीधा पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव हो जाएगा। और पॉइंट चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या पता है, तो के क्यू डिवाइडेड बाई कितना, तो आर स्क्वायर। अब अंदर में जो इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या होता है, भी बराबर के क्यू डिवाइडेड बाई आर होता है, आउटसाइड में
आउटसाइड, जैसे ही आउटसाइड आएगा पॉइंट चार्ज जैसा काम करना चालू। तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई क्या, जनरल रेडियस आर। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके लिए, तो डी के बारे में बात करते हैं। तो डी जो है वो कौन सा स्फीयर है, ये है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो अंदर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड याद कर एकदम याद कर लीजिएगा इसको, रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन 0 होता है। बाहर में बताए ना, बाहर में जो कुछ भी है पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया। अंदर में आपका इंटीग्रेशन लगता है तो इतना निकल के आएगा 2 क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब, 3 आर स्क्वायर माइनस कितना, तो आर स्क्वायर। अगला जो है वो क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है आउटसाइड वाला। तो आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आउटसाइड में लगाइए, पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम ग्राफ बनाने के लिए सोचेंगे, है ना। ए बी सी के बारे में इम्पोर्टेंट है, ए बी और सी के बारे में दो ग्राफ अवेलेबल है। कितना ग्राफ अवेलेबल है, दो ग्राफ अवेलेबल है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक किसका, तो पोटेंशियल का, है ना। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए, ये क्या है, तो ये है आपका जनरल डिस्टेंस आर, ये आर है और ये क्या है, भी है। तो इसमें बताया गया, देखिए यहाँ पे अंदर में इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ए बी सी के लिए, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका कितना, तो 0 है, यहाँ से चलिए 0। उसके बाद में इस पॉइंट पे कितना आ गया, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, जहाँ पे कैपिटल आर क्या है, तो इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या, कि जैसे ही हम लोग आउटसाइड चलेंगे तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से चालू करते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर जो है वो क्या है, तो आपका इस तरह से वो ग्राफ चलेगा, है ना, इस तरह से। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वाला जो दिया हुआ है ना। अब ये जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी का दूसरा में देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। देखिए इन साइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो क्या है, कांस्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक, तो सेंटर से लेकर के कहाँ तक, कांस्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का है तो पैरेलल लाइन, है ना। थोड़ा सा स्ट्रेट बनाने में मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे टैब है। चलिए आ गया। उसके बाद में आपका क्या है कि जैसे ही सेंटर से बाहर गया, है ना, वैसे ही आपका जो है वो क्या हो गया, तो पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करना चालू किया। तो एक काम करेगा कैसे, तो हाइपरबोलिक काम करेगा है, जो किसका प्रोपोर्शनल होगा, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर का। चलिए अगला जो है वो डी में है, डी का। चलिए डी वाले में बोला है कि अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर का प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा अंदर में वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। एक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का है। उसके बाद में जैसे ही बाहर गया तो ए आर स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ऐसा चलेगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और इधर वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। ठीक है। अब यही पोटेंशियल का बात किया जाए तो अंदर में जो है देखिए यहाँ पे जनरल डिस्टेंस आपका ये कैपिटल आर से आपको मतलब नहीं है, छोटा वाला आर। तो छोटा वाला आर स्क्वायर देखिए यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर है, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मतलब पैराबोला बनेगा। तो इसका जो ग्राफ है वो बन जाता है इस तरह से। ये आपका क्या है ना, ये उस पॉइंट पे लाया गया, आर बराबर कहाँ पर, तो कैपिटल आर पर। उसके बाद में यहाँ से चेंज करेगा, कैसा चेंज करेगा, देखिए पैराबोलिक आ चुका है। तो यहाँ से इस तरह से वो चलेगा, पैराबोलिक चलेगा। ठीक है, क्या चलेगा, ये पैराबोलिक चलेगा। तो ये सारा चीज़ हो चुका है, आपका फॉर्मूला ये कंप्लीट हो चुका है। तो आई थिंक बढ़िया से समझ में आया होगा, है ना। चलिए धन्यवाद, है ना। और एमसीक्यू का इंतज़ार रहेगा इस चैप्टर का, बस अगले दिन ही, कल ही मिलते हैं। चलिए धन्यवाद।